हेलो एवरीवन, देखिए अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल में हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो पहले हमने किया था रिफ्लेक्शन, अब बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में देखो, इसके अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पर देखो, अब ये जो सरफेस है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन की बात करनी है हमें। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास क्या हो गई हैं, इंसिडेंट रेज हो गई ये, और एक इधर से ये वाली हमने मान ली क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल बनाना आप दोनों। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे अगर ये है तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मीडियम वन है, मीडियम वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, और ये मीडियम टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लो। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना, अगर हम कर रहे हैं बात μ1 और μ2 की, तो μ2 जो है वो ग्रेटर है, मतलब ये डेंसर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होता है फिर अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो बताओ, अगर μ2 ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेंसर ज़्यादा है, तो डेंसर में वेलोसिटी क्या हो जाती है, लाइट की कम हो जाती है, तो यानी कि v1 ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू v2। ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस बात है ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो बेंड टूवर्ड्स द क्या होती है यहाँ पर, नॉर्मल। तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हम किस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से बना देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें बनाना है रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। इस तरीके से बन जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बना लोगे इतना तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बनाएंगे वेव फ्रंट। देखो वो कैसे बनते हैं, जैसे पहले भी बनाए थे हमने, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करना है तो वेव फ्रंट का यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मान लो ये ए पॉइंट है, क्लियर। और यहाँ पर ये हमने डाल दिया इस तरीके से, ये वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू दीज रेज, तो ये वेव फ्रंट बन गया। इस पॉइंट को आप मान लेते हैं बी हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा आपके पास, इस साइड भी यहाँ वेव फ्रंट बनाएंगे रिफ्रैक्टेड वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वेव फ्रंट बना देंगे, वो इस तरीके से बना देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, इस तरीके से बनाना है कि इस पर 90 डिग्री लगे। जैसे यहाँ पर ये इसके साथ 90 डिग्री लग रहा है, ऐसे ही इसके साथ भी ये 90 डिग्री लगना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम सी मान लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब सबसे पहले हम इंसिडेंट वाले पार्ट में आते हैं। देखो यहाँ पर इंसिडेंट वाले पार्ट में आपको पता है ये एंगल कितना होता है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और ये वेव फ्रंट है, ये इस रे के साथ, मतलब अगर ये रे हम ये वाली 1 मान लें, ये वाली 2 मान लें, ये वाली 1 डैश मान लेंगे, ये वाली 2 डैश मान लेंगे, तो ये देखो ये 1A मतलब A1 वाली रे, और ये AB कितना है इनका एंगल, 90 डिग्री है इनके बीच में। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, टोटल 90 है, तो 90 में से माइनस कर देंगे हम, ये 90 माइनस में I बन जाएगा। वही सेम कहानी है जैसे हमने पहले रिफ्लेक्शन में की थी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वाली बात है इसमें भी। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, देखो ये वाला सरफेस है हमारा, ये रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है, ये है सरफेस, और ये नॉर्मल, ये कितना एंगल होता है इसके साथ, मतलब ये AC वाली लाइन और ये नॉर्मल वाली लाइन, कितना एंगल होता है इनके बीच में, 90। तो 90 ये, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर बताओ ज़रा जल्दी से, 90 ये पूरा है, तो ये कितना होगा, तो 90 में से वही बात, 90 में से ये 90 माइनस आई माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90 माइनस 90, और ये प्लस का आई बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 90 90 कैंसिल, ये आई बच गया। आया समझ में? ये एंगल्स आने चाहिए बस, मेन तो और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरे डायग्राम में यही कहानी है मेन। ठीक, अब यहाँ आ जाओ इसमें रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में इसको ले लो ज़रा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना होगा, एंगल R होगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल R है, अब देखो ज़रा ध्यान से, ये आपके पास कौन सी लाइन है, ये C2 डैश और ये CD वाली लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऑब्वियसली बात है ये वेव फ्रंट है, तो रेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 है, तो ये जो एंगल बचा ये कितना होगा, R माइनस कर देंगे ना 90 में से, 90 माइनस R बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा जल्दी से। क्लियर है? ठीक है, अब सेम वही बात है, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये वाली लाइन AC और ये नॉर्मल, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 का। तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये नहीं बच जाएगा, तो देखो 90 में से माइनस करेंगे 90 माइनस R, तो 90 माइनस में ये 90 और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल, कितना बच गया, ये R बच गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये चीज़ क्लियर है तो बस फिर कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन बड़ी ईजी है इसकी। आया समझ में कैसे हमने एंगल्स लिखे हैं इसके। ठीक है, अब एक मेन बात को समझो, देखो क्या है वो, हमने अभी क्या लिखा था यहाँ पर, देखो अगर ये वाली लाइनें आपने पढ़ी हैं, पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ, लेट 1 2 आर द इंसिडेंट रेज एंड 1 डैश 2 डैश आर द रिफ्रैक्टेड रेज।
और उसके बाद लिखा हमने इफ़ v1 इज़ द वेलोसिटी इन मीडियम वन, ऑब्वियस ही बात है इनके मीडियम अलग अलग हैं तो वेलोसिटीज़ भी अलग अलग ही होंगी, ठीक है। v1 वेलोसिटी है मीडियम वन में और v2 वेलोसिटी है किस में, मीडियम टू में है, क्लियर। और t जो टाइम है वो सेम है b टू c जाने में और a टू d जाने में, मतलब क्या है ये वाला b टू c, देखो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा पाथ है वो कौन सा है, इंसिडेंट वालों में देखो ज़रा bc है, और यहाँ रिफ्रैक्टेड वालों में कौन सा एक्स्ट्रा पाथ हो गया ad, क्योंकि ये देखो ना ये लाइन है d1 c 2 ये वाली सेम लग रही है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है ad यहाँ पर, सेम यहाँ पर देखो a1 और b2 सेम लग रही है और ये bc एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इनका ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए वो कह रहा है टाइम सेम है। अब देखो टाइम सेम है, समझना इस बात को, लेकिन वेलोसिटीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। अब देखो टाइम सेम और डिस्टेंस देखो एक में ज़्यादा लग रहा है एक में छोटा लग रहा है, तो कई बार मन में आ जाता है ना कि डिस्टेंस एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो और टाइम सेम लग रहा है, तो ये कैसे हो गया, तो कैसे क्या हो गया, यानी कि एक में वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ये हमने बोला भी है कि मीडियम वन में वेलोसिटी ज़्यादा है, मीडियम टू में वेलोसिटी कम है, और मीडियम वन में ही डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है तो उसमें वहाँ वेलोसिटी बढ़ गई, और मीडियम टू में डिस्टेंस कम है तो वहाँ वेलोसिटी कम भी हो गई, तो अप्रोक्सीमेट टाइम क्या हो रहा है हमारा, सेम ही लग रहा है। जैसे इस चीज़ को समझो, जैसे रेसिंग, या आप कह लो कि किसी फ्रेंड को आपने कहा कि एक तो ये वाला रास्ता है A टू D वाला, ठीक है जी, और एक रास्ता है हमारे पास ये B टू C वाला, ये है, ठीक है। अब एक यहाँ से चला एक यहाँ से चला, ठीक है, अब वो टाइम सेम में पहुँच गए, टाइम क्या लग गया इनको, सेम टाइम में आ गए हैं इधर, ठीक है। ये भी अपनी इस डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचा और ये भी इसके, मतलब टोटल इनको मान लो टोटल 1 आवर ही लगा दोनों को, ठीक है, सेम टाइम लग रहा है। तो फिर ये ऐसे कैसे हुआ होगा, इसका तो डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इसको भी टाइम सेम ही लगा इसको भी टाइम सेम ही लगा, तो मतलब क्या हुआ होगा, इसने क्या किया होगा, स्पीड बढ़ाई होगी, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी, और इसकी वेलोसिटी इसने अपनी क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी, इसका डिस्टेंस कम था, तभी ये सेम टाइम पे कह सकते हैं ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे होंगे। दोनों को ही सेम टाइम लग रहा है, जबकि एक का डिस्टेंस ज़्यादा था एक का कम था, तो क्या रहा होगा फिर कारण कि एक ने जिसका डिस्टेंस ज़्यादा था उसने वेलोसिटी ज़्यादा कर दी होगी, और जिसका डिस्टेंस कम था उसने वेलोसिटी अपनी कम कर दी होगी, तभी दोनों सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं। क्लियर है इतनी कहानी, ये चीज़ समझ में आई है, तो बस ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यही सोचना है आपको कि टाइम सेम है, लेकिन उसका रीज़न है, चाहे डिस्टेंस एक का ज़्यादा एक का कम है, लेकिन टाइम सेम लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसने ज़्यादा वेलोसिटी है और जिसमें डिस्टेंस कम है उसकी वेलोसिटी कम है, तो इसलिए टाइम जो इनका कंपनसेट हो रहा है और इस वजह से टाइम सेम लग रहा है A टू D जाने में और B से C जाने में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, फिर अब टाइम निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर देखो ये तो चीज़ एक्स्ट्रा में थी आपकी सारी की सारी, ठीक है जी। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, देखो टाइम निकालो। BC के लिए अगर निकालें हम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है BC, और BC किस में आ रहा है, देखो इंसिडेंट वाले पार्ट में आ रहा है, तो यानी कि मीडियम 1 में आ रहा है, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है V1 है, तो यहाँ हम V1 लिख देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही टाइम निकाल लेते हैं इस AD के लिए, तो डिस्टेंस है AD और वेलोसिटी है यहाँ पर V2, तो ये हो गई हमारे पास सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे कि टाइम तो इक्वल ही है। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा हमारे पास, देखो BC बाय V1 हो जाएगा और AD बाय V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, BC के नीचे AD ले आते हैं और ये V1 इधर चला जाएगा, तो V1 बाय में V2 हो गया। ठीक है, इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वही चीज़ BC और AD की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो BC देखो कहाँ है, इसमें आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर हो सकता है, ABC, तो ABC ले लेते हैं यहाँ पर भी। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर देखो ABC में कौन सा एंगल आ रहा है, साइन I आ रहा है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये थीटा है, एंगल I है ना, और ये वाला 90 है। ठीक है ना, क्योंकि वेव फ्रंट है और रे के साथ कितना बनता है 90। 90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा, बताओ। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये I है, I मतलब एक तरह से थीटा है, थीटा के सामने क्या है, BC है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि हमारा BC बन गया, और हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या है, AC है। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, AC साइन I। क्लियर है ना, AC इंटू में साइन I इधर जाएगा, ये समझ पा रहे हो। AC मल्टीप्लाई होगा ना साइन I से, AC इंटू में साइन I, तो BC के इक्वल आ गया, तो मैंने ऐसे लिख दिया BC इक्वल टू में AC साइन I। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ये BC की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक, अब यहाँ कर लेते हैं ये। ठीक है, पेज कम है इस वजह से यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AD की। तो यहाँ पर देखो AD कहाँ आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ADC में। तो इन ट्रायंगल ADC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ये तो पता है ना। तो इसमें देखो R है, तो यहाँ साइन R की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज़ P/H होती है। P देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये 90 है, क्योंकि वेव फ्रंट के साथ ये रे का एंगल 90 होता है।
90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा, बताओ, हाइपोटनिस, और थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया AD, तो यहाँ लिख देंगे हम ये AD परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटनिस क्या होगी हमारे पास, AC हो गई। तो यहाँ से भी AD की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, AC sin R आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो फ्रॉम थर्ड क्या है हमारे पास इक्वेशन, BC बाय में ये दिस AD और इक्वल टू है ये V1 बाय में V2। समझ पा रहे हो ये चीज़ें या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से, क्लियर है? अब देखो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC sin I, और AD की वैल्यू है AC sin R, दैट इज़ V1 बाय में V2। तो AC से AC कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये sin I अपॉन में sin R, और ये किसके इक्वल है आपके पास, ये V1 बाय V2 के इक्वल आ गया। अब देखो ज़रा यहाँ से sin I अपॉन में sin R V1 बाई V2 के इक्वल आ रहा है, तो V1 बाई V2 के अगर इक्वल आ रहा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, V1 है, V1 की जगह क्या आ जाएगा, μ2 आ जाएगा, और V2 की जगह क्या आ जाएगा, बताओ ज़रा, μ1 आ जाएगा। अभी बताता हूँ ये कैसे आया। देखो अगर आपको याद हो, हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था कि जो टेंसर ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब जो ज़्यादा टेंसर होगा उसमें उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 1/μ या फिर इक्वल टू 1/μ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्सली होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं V1 लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ μ1 आएगा। ठीक है ना, एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। μ1 ज़्यादा, यानी कि ऐसे बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, तो इन्वर्सली हो गई ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी कि डेंस कम है तो वेलोसिटी क्या होगी वहाँ पर, ज़्यादा हो जाएगी। उल्टा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा यानी कि डेंस ज़्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी था, डेंस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम होती है, अगर आपको याद हो रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है बस मेन। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि जहाँ पर हम V1 जैसे हम इस तरीके से करें कि V1 बाय V2 हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है V1 तो इन्वर्सली किसकी है, जैसे यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या हो जाता, 1/μ1 हो जाता, ये पता ही है आपको, और V2 क्या हो जाता, 1/μ2 हो जाता। तो यहाँ पर 1/V1 की वैल्यू क्या होती, 1/μ1, μ1 नीचे आता, और V2 की वैल्यू क्या होती, 1/μ2, 1/μ2 यहाँ था, वो μ2 ऊपर चला जाता। तो इस तरीके से लिखा हमने V1/V2 इक्वल टू में μ2/μ1। और ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपने रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक देखे हैं तो आपको क्लियर हो रही होगी कहानी कि हम V1/V2 को ऐसे लिख सकते हैं, उसका उल्टा होता है बिल्कुल, μ2/μ1। ठीक है ना, नहीं तो आप सोचते हैं कि μ1/μ2 आना चाहिए था, नहीं, इन्वर्सली होते हैं, इसलिए μ2 ऊपर आएगा और μ1 नीचे आएगा। और ये आपको लग नहीं रहा है ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ ही तो होता है इस तरीके से, या नहीं? इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, sin I अपॉन में sin R म्यू लिख सकते हैं। तो म्यू को हम कैसे लिखते थे यहाँ पर, अगर μ2/μ1 है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से लिखते थे। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, स्नेल्स लॉ है, और यही हमें रिफ्रैक्शन से पता चलता था। तो यहाँ भी हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल की हेल्प से, मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल की हेल्प क्या पड़ी, इसमें वेव फ्रंट्स की हेल्प ली हमने, यहाँ पर ये वेव फ्रंट बनाए थे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर दिया, यानी कि स्नेल्स लॉ भी आ गया। कितनी बात क्लियर है? और इसी तरीके से पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक किया था, जिसमें रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहाँ से हमने प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना। क्लियर है? तो डायग्राम मेन है, डायग्राम में एंगल्स मेन है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब ईजी था, आपने देख ही लिया। ठीक है, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।